नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, बार बार परेशानी होती है लाइव आने में और नेटवर्क बार बार चला जा रहा था। इसकी वजह से वैसे तो ऑनलाइन टेस्ट ही होता है, इसकी वजह से ऑफलाइन टेस्ट मैं दे रहा हूं आप लोग को, क्योंकि 2:30 पर यह टेस्ट होता है। अगर लाइव आने में दिक्कत होगी तो फिर ऑफलाइन टेस्ट भी अगर आप लोगों को कुछ देर में मिल जाता है। तो यह ऑफलाइन टेस्ट मैं दे रहा हूं और इतना देरी से देने का कारण यही है कि बार बार दिक्कत हुआ था नेटवर्क की वजह से। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं और यह मॉक टेस्ट संख्या 14 है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में आर का भी टेलीग्राम का भी लिंक है, ISPCS पाठशाला का भी टेलीग्राम का लिंक है और GIC PGT के लिए भी टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। देखिए दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें क्योंकि टेलीग्राम पर शाम को 4 बजे के बाद मॉक टेस्ट होता है। शाम को 4 बजे के बाद मॉक टेस्ट आपका होता है और जो भी हमारे द्वारा जो भी टेस्ट दिए जाते हैं, जो भी प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों पर गौर किया करें। वह सभी आयोग की तर्ज पे हैं, बिल्कुल आयोग की तर्ज पर हमारे द्वारा प्रश्न आप लोगों को दिए जाते हैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर भी आप लोग एक्टिव रहना सीखिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। यह टेस्ट संख्या 14 है। और एक बात और बता दूं, GIC PGT से संबंधित अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी मटेरियल है वो चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस कैंडिडेट होंगे वही संपर्क करेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 रिपोर्ट के अनुसार उपनगरीय स्टेशनों में कौन सा स्टेशन पहले स्थान पे है? तो डी भोपाल जो है पहले स्थान पे है, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो 5 मार्च 1931 को यह गांधी इरविन समझौता हुआ था और गांधी इरविन समझौता इसीलिए हुआ था क्योंकि महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सकें। तो गांधी इरविन समझौते को सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो एलन कॉम्पबेल जॉनसन ने कहा था कि यह जो गांधी इरविन समझौता है यह सांत्वना पुरस्कार है। तो विकल्प बी। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, GIC PGT जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी वीडियो आप लोगों को एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो देखिए, विनोबा भावे किससे संबंधित हैं? तो यह व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह से। 1940 में यह सत्याग्रह हुआ था और इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित हैं? तो होम रूल आंदोलन से 1916 में हुआ था। अरोड़ा आसफ अली किससे संबंधित हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। और सरोजिनी नायडू धर्सना रेड से संबंधित हैं, सरोजिनी नायडू। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। भारत का पहला गार्बेज कैफे निम्नलिखित में से किस, आगे देखें, किस शहर में खोला जाएगा? भारत का पहला गार्बेज कैफे किस शहर में खोला जाएगा? तो देखिए, प्रश्न संख्या 24, पहला गार्बेज कैफे कहाँ खोला जाएगा? तो यह है आपका अंबिकापुर में, विकल्प ए, अंबिकापुर में खोला जाएगा पहला गार्बेज कैफे, विकल्प ए, अंबिकापुर। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया और लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे। तो दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं रफीक जकारिया, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो देखिए, महात्मा गांधी का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में हुआ था और इसमें जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसमें महात्मा गांधी अपना भाषण भी दिए थे। तो इसको किसने कहा था? महात्मा गांधी की लोकप्रियता को सम्मान की पराकाष्ठा किसने माना है, मतलब इसी अधिवेशन में? तो वह माने हैं सुभाष चंद्र बोस ने यह बातें कही थी कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा हो चुकी है अब, विकल्प ए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और कराची अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदैव बना रहेगा।
इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में माना है? तो देखिए एक बात बता दूं आपको, 1919 का जब रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था तो दो लोग थे, सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सतपाल थे, और इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, जिसको लेकर अमृतसर की जनता ने आंदोलन किया था और बाद में जलियांवाला कांड हुआ, याद होगा आपको। तो वह सैफुद्दीन किचलू ही थे। सैफुद्दीन किचलू ने ही भारत विभाजन के विरोधी थे। सैफुद्दीन किचलू याद रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू जो थे भारत विभाजन के विरोधी थे। तो जब भारत का विभाजन होने वाला था तब उन्होंने यह बातें कही थी कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है, यह समर्पण है कि राष्ट्रवाद हार रहा है संप्रदायवाद के आगे। तो यह बातें कही थी डॉक्टर किचलू ने, सैफुद्दीन किचलू ने, विकल्प ए। और यह पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर किचलू, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? बताना है आपको कौन सुमिलित नहीं है। तो देखिए विकल्प ए देखिए, भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो आप लोग को पहले बता दें, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो संस्था थी इसके थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, भगत सिंह नहीं थे। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के कौन थे? प्रणेता वह थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कहाँ खोली गई थी शाखा? वह लंदन में खोली गई थी। तो यही जो है विकल्प यही सुमिलित नहीं है। बाकी सचिंद्रनाथ सन्याल बंदी जीवन सुमिलित है। लाला राम शरण दास दी ड्रीमलैंड ये भी सुमिलित है। भगवती चरण बोहरा दी फिलॉसफी ऑफ बम यह भी सुमिलित है। तो इसमें कौन सुमिलित नहीं है? तो विकल्प ए, क्योंकि दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो संस्था है यह श्यामजी कृष्ण वर्मा का है, लंदन में इसकी शाखा थी। प्रश्न संख्या, और इंडिया हाउस की भी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही किया था लंदन में। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो देखिए वास्तविक रूप से देखा जाए तो यहाँ पर जो सही है, विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन। और विभाजन के प्रस्ताव को पेश किसने किया था? तो गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। लेकिन यह जो थी यह सब कागजी कार्रवाई थी, याद रखिएगा यह सभी कागजी कार्रवाई थी। ऐसा नहीं है कि अबुल कलाम आज़ाद चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। भारत के विभाजन का प्रबल विरोधी थे अबुल कलाम आज़ाद। भारत के विभाजन के प्रबल विरोधी थे सैफुद्दीन किचलू। भारत के विभाजन के प्रबल विरोधी थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें मतलब बांग्लादेश के जो जनक माने जाते हैं। वह लोग मुसलमान हैं जो भारत के विभाजन के इतने बहुत कट्टर विरोधी थे। तो इन्हें दोष नहीं दिया जा सकता जो लोग कहते हैं कि भारत के विभाजन मुसलमानों की वजह से हुआ। मुसलमानों की वजह से नहीं हुआ, मुट्ठी भर लोगों ने मुसलमानों का ठेका ले लिया और सालों ने विभाजन कर दिया। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यह देखिए इतने बड़े विरोधी थे भारत विभाजन के सैफुद्दीन किचलू साहब कि उन्होंने पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से इस्तीफा तक दे दिया कि अब मुझे इस पार्टी में नहीं रहनी है जो विभाजन करवा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि वह कितने मतलब हिंदू मुसलमानों के प्यारे थे। तो ये देखिए यह जो कार्रवाई थी यह कागजी कार्रवाई थी, याद रखिए कागजी कार्रवाई थी कि सब कोई हार गया तो एक कागजी कार्रवाई से मतलब यहाँ पर प्रस्ताव पेश किया गया था गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, और प्रस्ताव का समर्थन मजबूरी में अबुल कलाम आज़ाद को करना पड़ा, बस ये बात है। इन वास्तविक रूप से तो यह प्रबल विरोधी थे भारतीय विभाजन के। उतना कोई हिंदू क्या होगा जितना यह प्रबल विरोधी थे सैफुद्दीन किचलू या अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो देखिए 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया, और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो विकल्प ए जो है वह सही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम को 4 बजे के बाद मॉक टेस्ट आप लोग को लगातार मिलता रहेगा, 4 से 5 ज़्यादा मिलता रहेगा, 4 बजे बाद मिलता रहेगा आपको, तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सम्मिलित करिए। देखिए बिरहोर जो है, बिरहोर कहाँ की जनजाति है?
तो बिरहोर जो है आपकी झारखंड की जनजाति है, झारखंड की जनजाति है बिरहोर। भूटिया कहाँ की जनजाति है? भूटिया जो है आपकी सिक्किम की जनजाति है। आगे टोडा कहाँ की जनजाति है? टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। और सेंटिलेनीज कहाँ की जनजाति है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। तो यह ध्यान में रखिएगा। लेप्चा भी सिक्किम की जनजाति है, लेप्चा। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो देखिए, काली मृदा को दो भागों में बांटते हैं। काली मृदा जो होती है इसके दो भाग हैं, और काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं, स्वतः कृषि मिट्टी भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, लाइन पे रहिएगा आप लोग। तो देखिए, काली मिट्टी जो होती है इसका एक अन्य काली मिट्टी को भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता है मार मृदा और हाँ, एक होती है मार मृदा और एक होती है कांवड़ मृदा। एक होती है मार मृदा, एक होती है कांवड़ मृदा, कांवड़। ध्यान में रखिएगा, काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी और कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास की फसल के लिए यह बहुत ही अति उत्तम होती है। और काली मिट्टी को दो भागों में बांटते हैं, मतलब दो तरह की काली मिट्टी होती है। एक होती है कांवड़ मृदा और एक होती है मार मृदा। तो यह ध्यान में रखिएगा, मार मृदा जो है काली मिट्टी का ही प्रकार है। यही कह रहा है काली मार मृदा कहाँ पाई जाती है? तो मार मृदा जो है आपका, यह जो उत्तर प्रदेश है, 100 करोड़ उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है बुंदेलखंड का, यहीं पर मार मृदा पाई जाती है, मार मृदा। तो देखिए 1 2 3 4 चारों ऑप्शन में कौन बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन है? तो वह है झांसी। झांसी आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो यहाँ पाई जाती है। झांसी, ललितपुर, बांदा आदि क्षेत्रों में मार मृदा पाई जाती है। तो विकल्प डी जो होगा सही होगा। प्रश्न 33 आइए, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो देखिए, रेड क्लिफ लाइन जो है किसका सीमा निर्धारण करती है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने। रेड क्लिफ लाइन जो है आपका भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है रेड क्लिफ लाइन। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी सीमा रेखा है? वह है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच की रेखा है। मतलब 38वीं समानांतर रेखा से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया बटा हुआ है। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोग उत्तरी कोरिया का तानाशाह का नाम सुने होंगे, किम जोंग ऐसे करके नाम है, किम जोंग उत्तरी कोरिया का तानाशाह है। तो आप जानते हैं वह तानाशाह है तो बहुत ही अड़ियल है, एकदम अड़ियल है। हमेशा बार बार परमाणु विस्फोट करता रहता है, परमाणु परीक्षण करता रहता है, और तानाशाह अड़ियल होते ही हैं। तो इसी तरह से आप समझ लीजिएगा कि उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच समानांतर रेखा जो है 38 है, और वहाँ का तानाशाह जो है अड़ियल है। तो इस तरह से आप लोग दिमाग में रख सकते हैं, अब तो कभी भूलेगा नहीं आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है? तो वह है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा से उत्तरी कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा विभक्त है, 49वीं समानांतर रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? वह है रेड क्लिफ। और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? वह है मैकमोहन। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? तो कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से? तो वह बनाती हैं वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। वृक्षनुमा अपवाह तंत्र, विकल्प सी, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? एमएसपी रेट कौन जारी करता है? तो देखिए, आप लोग को बता दें, एक आयोग है कृषि कीमत आयोग। कृषि कीमत आयोग, इस आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1965 में हुई थी। कृषि कीमत आयोग 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका यही काम था, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता था। लेकिन इस आयोग का जो यह आयोग तो था, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी कृषि कीमत आयोग, लेकिन यह जो आयोग था इसका नाम परिवर्तन किया गया था 1985 में, और इसका नाम कर दिया गया था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या जिप्सम। कौन सा खनिज जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? बताएं, कौन सा खनिज जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या जिप्सम। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है बुंदेलखंड कहते हैं, वहाँ आप जानते हैं चूना पत्थर भी आपको मिल जाएगा। बॉक्साइट आपका चंदौली या बांदा में मिलता है, और चूना पत्थर जो है मिर्जापुर आदि में मिलता है, मिर्जापुर में, बांदा में आदि में मिल जाता है। जिप्सम भी इन्हीं सब जगहों पे मिल जाएगा। लेकिन अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो आपका
मैदानी नहीं, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है बुंदेलखंड का, वहीं पर थोड़ा बहुत छिटपुट में आपको खनिज पदार्थ मिलेंगे और उन खनिज पदार्थों में चूना पत्थर, बॉक्साइट या जिप्सम आता है। लेकिन अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है। अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वह आपके आंध्रा में होता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। और अभ्रक का अयस्क जो है वह है पिग्माटाइट। अभ्रक का अयस्क जो है वह है पिग्माटाइट, ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए प्रश्न संख्या 37 देखिएगा। मैं बहुत जल्दी, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी बोलता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तो सब कुछ आप लोग के मुट्ठी में है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप लोग अपने वीडियो के दाहिनी तरफ देखिएगा, ऊपर तीन लाइन बना होगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप मेरी आवाज़ को मतलब बहुत स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, स्पीड कम भी कर सकते हैं, वो सब आपके हाथ में है। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा। ताम्र अयस्क उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। ताम्र अयस्क उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? वैसे यह आंकड़ा हर साल बदलता रहता है, हर साल सर्वे होता है, हर साल बदलता रहता है, लेकिन 2017-18 के अनुसार क्या था, तो उस समय का जो था वह था मध्य प्रदेश। तो खैर छोड़िए, यह करंट का प्रश्न है, हमेशा 2 साल 3 साल पे सर्वे होता रहता है। तो प्रश्न संख्या 38 देखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है किसको जोड़ता है? तो देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद को हल्दिया जोड़ता है। पहला ही सही है, इलाहाबाद को हल्दिया जोड़ता है। विकल्प ए, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। और सादिया से धुबरी पट्टी जो है यह राजमार्ग संख्या 2 है। और कोल्लम से कोट्टापुरम जो है यह राजमार्ग संख्या 3 है। और काकीनाडा से पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी कहिए या मरकानम कहिए, ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 है। आप ये सोचते होंगे मैं कैसे जल्दी इस तरह मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसका जो ट्रिक है आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इसे याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। इह साधु कोको काम, बस याद रखिएगा। इसमें आपके चारों राष्ट्रीय राजमार्ग आपको कभी नहीं भूलेगा। इह साधु कोको काम। फिर यहाँ पर देख लीजिए, इलाहाबाद हल्दिया फिर सादिया से धूरुपट्टी साधु, और फिर कोल्लम से कुट्टापुरम कोको, और फिर काकीनाडा से पुदुचेरी का मरकानम है, तो यहाँ पर मरकानम, ये इस तरह से याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो यूरेशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। यूरेशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो वह पाया जाता है स्टेपी जो घास का मैदान है यह एशिया में पाया जाता है और यूरोप में भी पाया जाता है। विल्ड जो, तो इसका जो ऑप्शन जो होगा 39 का विकल्प सी सही होगा। लेकिन यह जो विल्ड घास का मैदान है यह साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। जो प्रेरीज घास का मैदान है यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। जो डाउन्स घास का मैदान है यह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसका जो कौन सा विकल्प सही था यह प्रश्न के अनुसार विकल्प सी। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह आप लोग जानते हैं, विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो सकता है? समुद्र है या घास का मैदान है, वन है या पर्वत है? तो विश्व के 71% भागों पर समुद्र का विस्तार है, इसलिए समुद्र ही विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो विकल्प ए जो होगा वह सही होगा। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग को जानकारी बता दूं, मैं रोज़ 2:30 पर लाइव आता हूं। लाइव टेस्ट ही होता है, लेकिन मैं जब देखा हूं, मैं 2 से 3 बार प्रयत्न किया हूं, कोशिश किया हूं, बार बार नेटवर्क चला जा रहा था, इसलिए मैं सोचा हूं कि भाई यह जो रोज़ चल रहा है डेली सीरीज आपको मैं दे रहा हूँ, यह मतलब ऐसा ना हो कि आज मैं न दे पाऊँ, इसलिए मैं आप लोग को इस तरह से पहले से वीडियो अपलोड करके मैं आप लोग को जल्दी जल्दी दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और अगर कभी अगर कोशिश करिए, देखिए कि अगर 2:30 बजे अगर लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर आप लोग चेक कर लिया करें। क्योंकि मैं हमेशा आपको वीडियो लगातार देता रहूँगा, और हमारे जो भी प्रश्न हैं एकदम पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे हैं, यह याद रखिएगा। और परीक्षा होने तक इसे फॉलो करिएगा। यह GIC PGT के लिए रामबाण प्रश्न है, आप लोग को दे रहा हूँ। हर 20 प्रश्न जो दे रहा हूँ प्रतिदिन दूंगा, और यह पूरी तरह से रामबाण होगा। और सिर्फ GIC PGT के लिए नहीं, हर परीक्षा की दृष्टि से रामबाण है भाई। UP PCS, लोअर PCS, RO ARO, हर परीक्षा की दृष्टि से रामबाण है। GS बदल थोड़ी जाता है, पूरी तरह से आयोग की तर्ज पर जो भी परीक्षाएं UP PSC ले रही हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण है।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और शाम को 4 बजे के बाद आप लोग को टेस्ट होता रहता है टेलीग्राम पर। जो क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ उसकी गुणवत्ता देखिए, उसकी महत्ता देखिए, उसको भी फॉलो करिएगा और उसे शेयर भी करिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को। और अगर आप लोग को जीआईसी पीजीटी संबंधित, यूपीपीसी से संबंधित, आरओ संबंधित कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो भी लोग संपर्क करिएगा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर, जो लोग सीरियस हैं वही लोग संपर्क करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी मटेरियल हैं जो हम आप व्हाट्सएप पे से संपर्क करके लेंगे तो वह सब चार्जेबल हैं, फ्री नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो भी लोग संपर्क करें वह थोड़ा सीरियस हों, फालतू में मैसेज मत करिएगा, और मैसेज ही करिएगा, कॉल तो बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।